हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूँ आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 का पहला यूनिट। तो पहले यूनिट से पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पहले यूनिट का सेकंड चैप्टर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं, SHM। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो फटाफट से, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। देखो इसके नाम पे ही लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ज़्यादा डिफिकल्ट तो होगा नहीं क्योंकि नाम पे ही है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जस्ट आप क्या कीजिएगा, क्लासेस को बारीकी से देखिएगा एंड फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, बिना किसी डिस्टर्बेंस के देखिएगा क्लासेस को, तो डेफिनेटली आपको ये चैप्टर जो है सिंपल लगने लगेगा। एंड मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। जितना हमें समझना है बस हम लोग उतना ही समझेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जितना हमारे काम का है वही हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग फिजिक्स में PhD नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं इंजीनियरिंग। तो थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे एंड हम लोग सिंपली से इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखो, अब पहला चैप्टर तो हो गया है। पहला चैप्टर का क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है देन डेफिनेटली देख लीजिएगा क्लासेस। सारे चैप्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो सारे चैप्टर्स आपको देखना होगा बारीकी से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दोस्तों देखो, हम लोग जानते हैं मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। मोशन किसे कहते हैं, हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 में मोशन के बारे में पढ़ा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई पार्टिकल टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो वाला पार्टिकल या फिर वो वाला ऑब्जेक्ट आपका मोशन पे है, वो चल रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो मोशन पे है, ठीक है। तो इस मोशन को हम लोग मेनली 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस मोशन को हम लोग मेनली 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहले देखो, ये हो गया हमारा मोशन, ठीक है। ये हमारा क्या है, मोशन है। मोशन को हम लोग आपका पहला टाइप क्या है, इसको डिवाइड कर सकते हैं पीरियोडिक मोशन पे। पीरियोडिक मोशन एक टाइप हो गया आपका पीरियोडिक मोशन। अब ये पीरियोडिक मोशन क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा टाइप भी लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा टाइप है नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो ये होता है मोशन का मेन क्लासिफिकेशन। इसके आगे पीरियोडिक मोशन पे हम लोग जैसे पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। एंड नॉन पीरियोडिक मोशन पे रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर मोशन, ये सारे टाइप्स इन दोनों के भीतर ही आएगा, ठीक है। इन दोनों में ही बाकी सारे टाइप्स आएगा, लेकिन मेनली मोशन का 2 टाइप्स है, पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, देखो पीरियोडिक मोशन इस तरह का मोशन होता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल एक सर्टेन टाइम बाद क्या करता है, वो अपना मोशन को रिपीट करता है, ठीक है। अपना जो मोशन है उसको रिपीट करता है एक सर्टेन इंटरवल बाद, ठीक है। तो जैसे देखो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक सर्कल बराबर घूमता है, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल बराबर घूमता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंटर ये हो गया, ठीक है। एंड ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि ये बराबर घूमेगा एंड इसका डायरेक्शन कैसा है, इस तरह से घूम रहा है, क्लॉकवाइज ये घूम रहा है। ओके, तो मान लेते हैं t = 0, मतलब बिल्कुल शुरुआत में t = 0, टाइम क्या है अभी 0 है, तो यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है एंड यूनिफॉर्म मोशन के साथ ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा एक चक्कर लगाने में टाइम लगा है, मान लेते हैं 30 मिनट, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है इस सर्कल को पूरा ऐसे घूम के यहाँ तक आने, बिल्कुल अपना इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए उसको टाइम कितना लगा है, 30 मिनट, ठीक है। एंड ये ऑब्जेक्ट फिर से यहाँ से स्टार्ट करेगा, पूरा घूम के आने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, फिर से टाइम लगेगा आपका 30 मिनट्स, ठीक है। फिर एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट। मतलब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है 30 मिनट बाद, ठीक है, 30 मिनट बाद ये अपना मोशन को दोहरा रहा है, ओके, ये अपना मोशन को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन, क्योंकि ये पीरियोडिक नेचर का है। बिल्कुल एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम बाद ये क्या करता है, अपना मोशन को रिपीट करता है। इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे
जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, ये सोलर सिस्टम में सेंटर में क्या होता है दोस्तों, सन होता है, ठीक है। एंड इसके चारों ओर क्या घूमते हैं, प्लैनेट घूमते हैं। तो हमारे प्यारे से प्लैनेट को हम लोग लेते हैं अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो अर्थ जो है ये पूरा घूम के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाता है, सन को पूरा एक चक्कर लगाने के टाइम लगता है 365 डेज़, ठीक है, एंड कुछ घंटा लगता है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं 365 डेज ही लग रहा है, ठीक है, ओके। तो 365 डेज बाद, ठीक है, 365 दिन बाद ये फिर ऐसे स्टार्ट करेगा, फिर घूम के यहाँ तक आएगा। दूसरा चक्कर कितने दिनों में लगाएगा, 365 डेज एंड कुछ घंटे जो लगते हैं वो लगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद कंप्लीट करने के बाद फिर तीसरा चक्कर लगाने के लिए फिर इतना ही टाइम लगेगा। मतलब ये हमारे सूर्य की चारों ओर जो अर्थ है वो अपना जो मोशन है उसको रिपीट कर रहा है कितने टाइम बाद 365 दिन बाद, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल है, जैसे देखो, और एक एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, घड़ी है, यहाँ पे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मिनट का हैंड होता है एंड घंटा का होता है, एक होता है क्या आपका सेकंड का। तो ये जो हैंड्स है, ठीक है, मिनट हैंड, आवर एंड जो आपका सेकंड हैंड है, ठीक है, वो क्या है, वो भी एक सर्टेन टाइम बाद अपना जो मोशन है उसको रिपीट करता है। देखो यहाँ पे ये सेकंड का जो हैंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड का सुई जो है यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद 60 सेकंड बाद वो फिर से यहाँ पे आएगा, 60 सेकंड बाद वो फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक है। वैसे ही ये जो मिनट का सुई है वो क्या करेगा, अब 60 मिनट बाद वो फिर से 12 पे आएगा, 60 मिनट बाद वो फिर से 12 पे आएगा। मतलब 60 मिनट बाद जो है मिनट का सुई जो है वो अपना मोशन को रिपीट कर रहा है। वैसे ये सेकंड का जो सुई है ये 60 सेकंड बाद अपना मोशन को रिपीट कर रहा है। एंड ये जो घंटा है, ठीक है, ये घंटे का जो सुई है वो 24 घंटे बाद अपना मोशन को रिपीट कर रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन का। अब पीरियोडिक मोशन का डेफिनेशन क्या होगा ये मैं आपको बाद में लिखाऊंगा, दोनों ही एक साथ लिखाऊंगा। चलो, तो पीरियोडिक मोशन समझ में आया। पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट एक सर्टेन टाइम के बाद अपना मोशन को रिपीट करता है। बस इतना ही आपको जानना है, ओके। उसके बाद चले जाते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन पे। नॉन पीरियोडिक मोशन पे क्या है, ये इरेगुलर मोशन है, यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, ये सिर्फ आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा या फिर रुकेगा घटेगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन। चलो, नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल लेते हैं। पीरियोडिक अगर समझ में आ गया है तो नॉन पीरियोडिक भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक को ठीक तरह से समझो, दूसरा भी अपने आप समझ में आ जाएगा। नॉन पीरियोडिक मोशन जो है वो नॉन पीरियोडिक है, इरेगुलर। तो दोस्तों नॉन पीरियोडिक मोशन का अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि देखो, कार का मोशन जो होता है वो नॉन पीरियोडिक होता है, ठीक है, वो आपका नॉन पीरियोडिक होता है। ये हमारे पास कार है, कार इस तरफ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सर्टेन टाइम के बाद वो अपना मोशन को रिपीट करेगा, ऐसा नहीं होता है कार के केस में, ठीक है। कार अब जाएगा सामने, कभी धीमे चलेगा, कभी ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, कभी रुकेगा, कभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका जो मोशन होता है वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर नेचर का होता है। एंड जो पाथ होता है, कार जिस रास्ते में चलता है, ऐसा नहीं है कि वो सर्कुलर ही हो, ठीक है, वो कर्विलिनियर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, या फिर स्ट्रेट जाने के बाद वो टर्निंग भी ले सकता है। तो कार का जो मोशन होता है वो इरेगुलर होता है, दैट इज़ वाई हम लोग इसको नॉन पीरियोडिक मोशन पे रखेंगे, ठीक है। एक तो हो गया आपका ये। दूसरा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ से ऐसे फेंकेंगे तो कुछ इस तरह का मोशन देखने को मिलेगा। देखो, ऐसे हम लोगों ने, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक पत्थर को ऐसे थ्रो किया तो पत्थर ऐसे पहले ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऐसे आके गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मोशन होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये भी मोशन आपका जो होता है नॉन पीरियोडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया एग्जाम्पल, एक तो आपका कार का मोशन, दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन, या फिर कोई भी चीज़ को हम लोग किधर भी
फेंक देते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो भी आपका क्या होता है, नॉन पीरियोडिक मोशन पे आता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एग्जांपल हो गया। चलो अब पीरियोडिक मोशन एंड नॉन पीरियोडिक मोशन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी इनका हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन आपके स्क्रीन पे अभी शो होगा। तो देखो क्या कहा गया है पीरियोडिक मोशन पे। पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो अपना मोशन को रिपीट करता है। इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन आर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। तो सूरज के चारों ओर प्लैनेट का जो मोशन होता है वो आपका होता है पीरियोडिक। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो घड़ी के जो सुई होते हैं उसका जो मोशन होता है वो भी पीरियोडिक नेचर का होता है। जैसे मैंने कहा सेकंड का जो सुई होता है वो 60 सेकंड बाद अपना क्या करता है, बोलो, अपना मोशन को रिपीट करता है। मिनट का जो सुई होता है वो 60 मिनट बाद अपना मोशन को रिपीट करता है। एंड घंटे का जो सुई है वो 24 घंटे बाद अपना मोशन को रिपीट करता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल। देन उसके बाद मोशन ऑफ अ बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच। तो देखो घड़ी के भीतर बहुत तरह के आपका बैलेंस व्हील रहता है। ठीक है, व्हील रहता है जो गोल गोल घूमते रहता है। तो वो भी क्या होता है, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे वो अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, ओके। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखो नॉन पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। नॉन पीरियोडिक मोशन इज दैट मोशन व्हिच डज नॉट रिपीट इटसेल्फ और व्हिच इज इरेगुलर इन नेचर। ओके, तो ये होता है नॉन पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ कार, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कार का जो मोशन होता है वो नॉन पीरियोडिक एंड प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो है आपका नॉन पीरियोडिक नेचर का। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन। फटाफट से लिख लिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम पर अगर पूछा जाता है एग्जाम पे तो आपको यही सारी चीज़ें लिखना है। ठीक है, इससे आगे कुछ नहीं लिखना है। चलो एंड अभी देखो इन दोनों टाइप के बाद हम लोग चले जाएंगे अभी ऑसिलेटरी मोशन पे, क्योंकि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है आपका ऑसिलेटरी मोशन के अंडर पे। ठीक है, एंड ऑसिलेटरी मोशन कहाँ पे, किसके अंडर पे आता है, पीरियोडिक मोशन पे। ठीक है, तो इसके अंडर पे आता है क्या दोस्तों, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन के अंडर पे आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है। ओके, ठीक है ना। तो देखो अभी हम लोग बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन किसे कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन देखो ये एक इस तरह का मोशन है जब एक पार्टिकल या फिर एक ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन है उसको रिपीट करेगा, क्योंकि वो पीरियोडिक मोशन है, रिपीट करेगा। लेकिन कैसे, किस तरह से रिपीट करेगा, बैक एंड फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ। ठीक है, मतलब वो आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर आपका पीछे आएगा। ठीक है, ओके, मतलब ये मान लेते हैं मेन पोजीशन है, तो मेन पोजीशन से वो आगे जाएगा, फिर वो बैक आएगा मेन पोजीशन पे, फिर इधर जाएगा उतना ही, फिर वो बैक जाएगा मेन पोजीशन पे। ठीक है, एंड मेन पोजीशन के बाद फिर वो आगे जाएगा, मतलब मेन पोजीशन के आगे जितना जाएगा पीछे उतना जाएगा। ऐसे बैक एंड फोर्थ वो जाता रहेगा, आगे पीछे जाता रहेगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ये जान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी, ठीक है, अगर कोई वस्तु अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे जाता ही रहता है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम पे, ये अपना ऐसा मोशन को आगे पीछे रिपीट करता ही रहता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, या फिर वाइब्रेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो वाइब्रेशन वन टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन ही होता है। ओके, तो ऑसिलेटरी मोशन समझ में आ गया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन का सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। कहा गया है, देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इफ़ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ मेन पोजीशन इट इज सेड टू पोजेस ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से बार बार आगे पीछे जाता रहता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। एन एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या कहा गया है, वाइब्रेशन ऑफ गिटार स्ट्रिंग। तो गिटार सभी का फेवरेट है,
ठीक है। गिटार सभी बजाना चाहते हैं लेकिन बजाते नहीं हैं, थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है प्रोसेस, ठीक है। तो सभी का फेवरेट है। तो गिटार का जो स्ट्रिंग, गिटार का जो तार होता है, उसका जो मोशन है उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। क्योंकि देखो गिटार का सिर्फ एक ही तार मैं स्ट्रिंग यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ऐसा तार है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट रहता है, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट रहता है। चलो 2 तार को मैं ऐसे समझा देता हूँ। वैसे तो एक्वास्टिक गिटार में 6 तार होते हैं, ठीक है, 6 तार होते हैं। तो किसी एक स्ट्रिंग को जब हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, वो एक पकड़ने का एक पिक रहता है, ठीक है, उसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग को हम लोग, ये स्ट्रिंग बिल्कुल एकदम स्ट्रेच रहता है, दोनों तरफ से इसको बिल्कुल टाइट करके खींचा रहता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा। मतलब हमारे पास स्ट्रिंग है, किसी ये 6 स्ट्रिंग में से किसी एक स्ट्रिंग को मान लेते हैं। तो क्या होगा, जब हम लोग पिक से, ठीक है, इसको इस तरफ नीचे करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चला जाएगा एंड वो फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ऊपर जाएगा एंड ऐसे ऐसे करता रहेगा एंड एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो गिटार में वो साउंड मैग्नीफाई होने के बाद हमारे कान पे आता है, ठीक है। तो इस तरह से गिटार बजता है। तो गिटार स्ट्रिंग का जो मोशन होता है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है एंड ऑब्वियसली वो पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, मोशन ऑफ अ पेंडुलम बॉब। मोशन ऑफ अ पेंडुलम बॉब। अभी पेंडुलम क्या है दोस्तों, पेंडुलम कुछ इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे, एक भारी वस्तु को अगर हम लोग एक स्ट्रिंग के सहारे ऐसे लटका देंगे एंड इसको इधर करके छोड़ देंगे तो क्या होगा, इधर करके अगर छोड़ देते हैं तो वो ऐसे 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 क्या हिलता रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये है आपका ऑसिलेटरी मोशन, ओके, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड इन अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ट्यूनिंग फॉर्क मतलब स्ट्रिंग के तार को ट्यूनिंग करने के लिए भी कि वो सही तरह से उसको खींच के रखा गया है कि नहीं, वो सही साउंड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं, उसके लिए उसको ट्यूनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्यूनिंग के लिए एक ऐसा फॉर्क होता है, ठीक है, ऐसा यू साइज का एक फॉर्क होता है, ठीक है, ओके, यू साइज का एक फॉर्क होता है, इसमें ऐसे मारा जाता है। तो ये क्या करता है दोस्तों, ऐसे ऐसे, मतलब ये अगर मान लेते हैं ये वाला डंडा है, ठीक है, इसको मारने के बाद ये ऐसे 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 करेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑसिलेटरी मोशन है, क्योंकि ये भी आगे पीछे कर रहा है ना, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। उसके बाद ऑसिलेशन ऑफ मास सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग। तो देखो एक स्प्रिंग के सहारे अगर हम लोग किसी वज़न को लटका देंगे, ऐसे लटका देंगे एंड इसको थोड़ा खींच के छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो ऐसे नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा। तो ये भी आपका क्या है, एक ऑसिलेटरी मोशन है। तो अब हम लोगों ने मोशन के टाइप्स को समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो हम लोगों ने मोशन को डिस्कस किया, मोशन के बाद मोशन के 2 टाइप्स, पीरियोडिक मोशन, नॉन पीरियोडिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन में हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस किया। ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल, डेफिनेशन मैंने सभी दिया है आपको। अभी उसके बाद डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये कितना सिंपल है अभी देख लेते हैं हम लोग। चलो तो इसको मैं पूरा पोज देता हूँ, आगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देख लो। सिंपल हार्मोनिक मोशन और कुछ भी नहीं है, एक ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, एक ऑसिलेटरी मोशन है। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन पे भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे पीछे अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे करता रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक आपका स्टैंडर्ड एक कंडीशन है, एक शर्त है यहाँ पे, ठीक है। उस शर्त को अगर फॉलो करेगा ऑसिलेटरी मोशन तो वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहा गया है इट इज़ डिफाइंड एज द टाइप ऑफ मोशन, इट इज़ डिफाइंड एज द टाइप ऑफ मोशन। ये बहुत तरह की मोशन है इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑफ रेस्ट एंड ऑलवेज ऑपोजिट इट्स इंक्रीज, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अभी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले तो आप डेफिनेशन समझ लीजिए। देखो, रिस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट जब दूर जाएगा तब उसका फोर्स जो है उसको खींच के लाने का वो और भी ज़्यादा हो जाएगा, जितना दूर जाएगा उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, एंड क्या है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसका जो डिस्प्लेसमेंट का इंक्रीज़ है उसको क्या करता है, रोकता है, ज़्यादा दूर उसको जाने नहीं देता है। तो ये अगर कंडीशन फॉलो होता है ऑसिलेटरी मोशन पे तो उसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आप डेफिनेशन तो लिख लीजिए पहले, देन उसके बाद हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, सिंपल तरीके से समझेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ जब तक आपके साथ, तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर आपने लिख लिया है तो अभी हम लोग देखते हैं। देखो, ऑसिलेटरी मोशन का हम लोग अब क्या लेते हैं, एक ऐसे फिक्स पॉइंट लेंगे। यहाँ पे फिक्स पॉइंट से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वज़न लटका देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से एक रस्सी के सहारे हम लोग यहाँ पे एक वज़न लटका दिए हैं। तो इस वज़न को हम लोग थोड़ा सा इधर लाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पे लाके अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो ये वापस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाके फिर से या इधर आएगा वो। ठीक है, ऐसा ही होगा कुछ। अगर हम लोग सिर्फ इसको बांध के छोड़ देते हैं तो बिल्कुल ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे लटके रहेगा। लेकिन इसको पकड़ के, इस मास को हम लोग पकड़ के, लोहे का ये मान लेते हैं छोटा सा बॉल है, लोहे का बॉल, इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे करके यहाँ पे लाते हैं एंड यहाँ पे लाके उसको छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पहले मीन पोजीशन पे जाएगा, मीन पोजीशन के जाने के बाद वो फिर से इधर जाएगा, फिर से इधर आएगा, फिर से इधर आएगा, फिर से इधर आएगा, ऐसे ही वो क्या ऑसिलेट होता रहेगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, मीन पोजीशन से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है y, तो ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इससे आगे नहीं जा रहा है, इससे आगे ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है y, तो इधर भी उतना ही जाएगा, y ही जाएगा। ठीक है ना, इधर अगर y जाएगा तो इधर भी y जाएगा, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है क्या, y। ओके, एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसके नाम से कुछ आप अंदाज़ा कीजिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है जो इस ऑब्जेक्ट को अपने मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। ठीक है, मीन पोजीशन पे इसको लाने की कोशिश करता है जो फोर्स, उसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो ऑब्जेक्ट जो है मीन पोजीशन से जब इधर को जाएगा तो उसका मोशन किधर है, इधर है उसका मोशन, v उसका मोशन इधर है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसको किस तरफ लाना चाहेगा, बोलो, रिस्टोरिंग फोर्स उसको इस तरफ लाना चाहेगा, दैट इज़ फोर्स। ओके, ये होता है रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे इस केस में देखिए, इस केस में क्या है, वेलोसिटी, जो इसका मोशन है वो किस तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है मोशन। ठीक है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसको किस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, मीन पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा। मतलब इस ऑब्जेक्ट के मोशन को ये ऑलवेज रोकना चाहता है। ठीक है, मोशन इसको उस तरफ ले जाना चाहता है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स उसको रोकना चाहता है, उसको पीछे की तरफ लाना चाहता है। तो ये होता है आपका रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच restoring force is that force which tends to keep the body in its mean position। ठीक है, इसके मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है या फिर रखने की कोशिश करता है, ये होता है आपका रिस्टोरिंग फोर्स।
तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेफिनेशन पे हम लोगों ने क्या समझा कि सिंपल हार्मोनिक वह मोशन है जिसमें रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स हम लोग कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वी कैन से दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ओके। एंड देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, एंड रिस्टोरिंग फोर्स जो है इस तरफ आ रहा है, मतलब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। तो यहाँ पे हम लोग एक माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस लगाने का अर्थ क्या है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका डायरेक्शन अलग है एंड जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर मोशन है उसका डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने माइनस लगाए हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा एक रिलेशन आ गया, ये तो रिलेशन आ गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। उसके बाद F इजिकल टू हम लोग क्या जानते हैं, अगर इसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है, तो ये मोशन पे है, देखो ये मोशन पे है। अब किस तरह के मोशन पे है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे है, ऑसिलेटरी मोशन पे है, तो इसमें क्या रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब इसका जो मोशन है, वेलोसिटी है वो कमता जाएगा एंड यहाँ पे आके वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, ओके। एंड यहाँ पे आपका वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 रहेगा यहाँ पे, ओके। कैसे 0 रहेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों मैक्सिमम रहेगा, ये हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप में हमें समझना होगा, पैरामीटर्स को समझना होगा, रिलेशन कुछ देखना होगा, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ ही देते हैं अभी, ओके। तो देखो अब फोर्स इजिकल टू हम लोग जानते हैं, फोर्स इजिकल टू क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो फोर्स की जगह पे हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लगा देते हैं एंड क्या करेंगे, एंड इस साइन को हटाएंगे। इस साइन को हटाने के लिए हमें क्या लाना होता है, एक कंस्टेंट लाना होता है। तो कंस्टेंट को के कंस्टेंट हम लोगों ने ला लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, के कंस्टेंट को लाए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए इजिकल टू माइनस के बाई एम वाई, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। देखो F इजिकल टू हम लोग जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो F के जगह पे हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दिए हैं एंड इस साइन को हटाने के लिए क्या करना होगा, एक कंस्टेंट लाना होगा, कंस्टेंट को लाए हैं, ये साइन हट जाएगा तो इक्वल टू आएगा एंड y तो y पे जगह पे था, माइनस तो माइनस पे जगह पे था। तो यहाँ से इस m को हम लोगों ने इधर लाए हैं, इधर मल्टीप्लिकेशन क्या, इधर क्या है, इधर गुना है तो इधर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो k बाई एम हो गया है। अभी देखो ये जो k बाई एम है, k बाई एम, तो k तो एक कांस्टेंट था आपका, ठीक है, k तो आपका एक कांस्टेंट था एंड m क्या है, मास है, इस ऑब्जेक्ट का मास है, तो मास भी क्या रहेगा, मास भी आपका कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा जो टर्म है ये बन गया आपका एक कांस्टेंट, ये दूसरा कांस्टेंट बन गया, ठीक है। तो अभी हम लोग कह सकते हैं अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है यहाँ पे तो क्या होगा, A इजिकल टू ये आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इंटू वाई। तो इस तरह का रिलेशन कैसे है, कांस्टेंट की जगह पे इस कांस्टेंट को अगर हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला साइन आ जाएगा फिर से, ठीक है, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन है वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है, वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है दोस्तों, वो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं दस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन is the acceleration is directly proportional to the
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखा मैंने यहाँ पे, बता देता हूँ। चलो, अगर नहीं दिख रहा है आपको, मार्कर का जो इंक है वो कम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा लाइट दिख रहा है आपको। तो देखो, दास इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन, ठीक है, दास इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द displacement and is directed towards the mean position। ओके, तो ये बात आप लिख लीजिएगा। तो देखो, जब एक्सेलरेशन आपका जब डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होगा यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैक्सिमम है, इस पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे y मैक्स, सो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी मैक्स होगा। ठीक है, एंड इस पोजीशन पे y इजिकल टू 0, तो a इजिकल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे y इजिकल टू मैक्स है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये वाले रिलेशंस को हम लोग कल के क्लास में नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम लोग बहुत ही डीपली इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझेंगे, क्या रिलेशन होता है, किस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी रहता है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट रहता है, एंड क्या उसका एक्सेलरेशन रहता है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेफिनेशन बिल्कुल याद रखिएगा। वहाँ पे क्या कहा गया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ टाइप ऑफ मोशन जहाँ पे क्या होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट को वो रोकना चाहता है, डिस्प्लेसमेंट को वो अपोज करना चाहता है, वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं करना चाहेगा। ओके, ठीक है, तो ये है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, चलो, तो अब सबके आखिर में आप देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट से। कहा गया है वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो पेंडुलम क्या होता है, मैंने आपको समझाए हैं व्हाट इज़ पेंडुलम। देखो, एक स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे अगर छोड़ देंगे, एक स्ट्रिंग के नीचे अगर ऐसे किसी पत्थर को या फिर किसी मेटल बॉल को अगर हम लोग बांध के ऐसे लटका देंगे उसको, एंड उसको एक साइड में ले जाके छोड़ देंगे, तो जो मेटालिक बॉल है या फिर जो पत्थर है वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड इसी को हम लोग पेंडुलम कहते हैं। देन उसके बाद वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ठीक है, तो किसी तार को हम लोग अगर बहुत ही ज़्यादा टेंशन के साथ खींच के रखते हैं एंड उसको ऐसे हम लोग वाइब्रेट कराएंगे, तो तार जो है वो ऊपर नीचे करता रहता है, जैसे कि गिटार का स्ट्रिंग, वहाँ पे भी क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, एंड वाइब्रेशन ऑफ अ बेल। ठीक है, जो घंटी होता है, देखो आप लोगों ने सब्सक्राइब किए होंगे तो बहुत अच्छा, घंटी को भी दबा दीजिए, बेल आइकन को, तो वहाँ पे आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा। तो बेल का आइकन क्या होता है, मंदिर में जो घंटा होता है। ठीक है, ओके, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। मंदिर का घंटा कैसा होता है भाई, ऐसा होता है मंदिर का घंटा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक ऐसे क्या रहता है दोस्तों, एक लोहे का ऐसे पेंडुलम रहता है। ठीक है, वो पेंडुलम इधर इधर करेगा एंड घंटी बजेगा। ठीक है ना, तो आप भी घंटी को अगर नहीं बजाए हैं तो घंटी को बजा दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है ना, तो ये घंटी का, ये बेल का जो मोशन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो भी आपका क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देन उसके बाद 4 नंबर एग्जाम्पल देखो, वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड। वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड इन द 2 लिम्स ऑफ यूट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे यूट्यूब का मतलब वो वाला यूट्यूब नहीं है जहाँ पे आप क्लास देख रहे हैं। यूट्यूब का मतलब है एक ट्यूब को अगर आप यू आकार में रखेंगे तो वो होगा यूट्यूब। ठीक है, दैट इज़ दिस टाइप ऑफ ट्यूब। ये है एक नल जिसको यू शेप में रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिक्विड देंगे, ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग ऐसे लिक्विड भरेंगे एंड क्या करते हैं,
इस मुंह से थोड़ा सा हवा देंगे, ठीक है, एयर ब्लो करेंगे तो ये जो लेवल है ये नीचे की तरफ आ जाएगा। हवा देने के बाद छोड़ देंगे तो ये जो यूट्यूब के भीतर जो लेवल्स है वो ऐसे ऊपर नीचे करता रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है। तो वो भी है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला कंडीशन अप्लाई होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस केस में भी वो वाला केस अप्लाई होता है, कंडीशन अप्लाई होता है, इसीलिए ये वाला मोशन भी क्या हो गया, ये वाला वाइब्रेशन भी क्या हो गया, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आ गया है। चलो लास्ट में देख लो, वर्टिकल वाइब्रेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, वर्टिकल वाइब्रेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, तो किसी भी स्प्रिंग के ऊपर अगर हम लोग लोड लगाएंगे एंड थोड़ा सा प्रेस दे के छोड़ देंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको कुछ एग्जाम्पल तो लिखने होंगे ना, तो 3-4 एग्जाम्पल आप लिख के आइएगा, ओके। अगर आपको पूछा जाए 2 एग्जाम्पल लिखो, आप एक बोनस पे दे दीजिएगा, कोई बात नहीं, एक बोनस पे चलेगा यार, बोनस पे चलता है, ठीक है। मार्क बोनस पे नहीं मिलेगा लेकिन बोनस पे आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो हमारे टाइम पे जब मैं पॉलिटेक्निक में था तो क्या करता था कि जो MCQs है मुझे जितने आते थे वो मैं लिख देता था, ठीक है। मान लेते हैं 25 MCQs है जिसमें से सिर्फ 20 MCQs का आंसर देना है। अगर मुझे 25 ही आता है तो फिर मैं 25 ही लिख देता था, ठीक है। 25 ही अगर आता तो 25 ही लिख देता, ओके। इस तरह से मैं बोनस करके लिख देता था एंड इसीलिए मार्क्स भी बोनस ही मिलता। अभी क्या होता है कि अगर 25 में से कोई एक गलत हो गया है तो सिर्फ गलत को ही काटता है, ठीक है ना। लेकिन सभी टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था, मैंने 25 कर दिए थे, उनमें से एक गलत हो गया था तो गलत को मेरा छोड़ के 20 मार्क्स ही मुझे मिला था, ओके। तो बोनस पे अगर आपको सही आंसर पता है तो आप बोनस पे लिख सकते हैं, कुछ नहीं जाता, ओके, ठीक है ना। चलो तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ क्या किए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन पार्ट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो पैरामीटर्स है जैसे डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये हम लोग निकालने वाले हैं एंड इन सभी चीज़ों के बीच में रिलेशन देखने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड होगा आप डेफिनेटली देखना मत भूलिएगा, ठीक है, बिल्कुल देखिएगा। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लासेस अच्छा लग रहा है तो क्लासेस को लाइक कीजिए, अगर नहीं लग रहा है, कोई गलत हो रहा है या फिर पढ़ाने का स्टाइल उतना अच्छा नहीं है या फिर और कोई दिक्कत, तो आप कमेंट पे ज़रूर लिख सकते हैं। या फिर कमेंट पे अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता होगा ना, 7866804794, ठीक है। या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो, ठीक है ना, ओके। चलो तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को शेयर करते रहना अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि आपके शेयर से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से मुझे मिलता है, क्या बोलो तो मुझे मिलता है मोटिवेशन। एंड मोटिवेशन सबके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, सबके लाइफ में ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना पढ़ाई जो है बराबर करते रहना। चलो दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।